नमस्कार दोस्तों, मैं राजन एनसीईआरटी अधिकारी अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में आज हम क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं और कोशिश करना चाहते हैं कि इसमें जो जो कमियां हैं, खासकर बहुत से यूट्यूबर के माध्यम से जो जो लोग पढ़ाते हैं, बहुत से बच्चे आज भी अनभिज्ञ रहते हैं। तो हमारी तरफ जो भी कोशिश होगी इसको लेकर कुछ भी बातें वह कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा बातों को हम लेकर अपने स्थितियों को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें एक अच्छा प्रदर्शन करके आप उस एग्ज़ाम को बीट करें और एक अच्छे पद को हासिल करें। आज भारतीय राज्य व्यवस्था की जो स्थितियां हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था कैसे पढ़ें, और पढ़ने के लिए कुछ थीमें होती हैं। कुछ लोग चैप्टर के माध्यम से, कुछ लोग जैसे उनको सुटेबल होता है चैप्टर बाय चैप्टर, लेसन बाय लेसन जो भी करते रहते हैं। लेकिन आज उस पूरे भागों को, खासकर चूँकि हमको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में कुल टोटल 22 भाग हैं, तो 22 भागों का चैप्टर की बात करें तो बहुत अधिक हो जाएगा। तो लेकिन उसको शॉर्ट में कैसे पढ़ें और एक थीम से कैसे पढ़ें और याद रहे कैसे, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको हमने 7 पॉइंट में देखा है। 7 पॉइंट में क्यों देखा है? क्योंकि भारतीय संविधान बहुत लोगों के लिए रोचक भी होता है, बहुत अच्छा भी लगता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग को लगता है कि बहुत बड़ा डरावना हो गया है, तो डरावना की बात नहीं है। किसी चीज़ को अगर आप दिल से चाहें तो डरावना कुछ नहीं, क्योंकि राज्य व्यवस्था का मतलब राज्य के अंदर या देश के अंदर जो आप रहते हैं, जो भी नीतियाँ होती, जो भी स्थितियाँ होती, उन्हीं नीतियों और स्थितियों को जानना है, समझना है। और जब ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। इसको लेकर बहुत परेशान नहीं होना है। हमारे द्वारा जो भी कोशिश होगी आपको एक अच्छा मैटर देने की, वो पूरी कोशिश किया जाएगा। तो आइए हम 7 पॉइंट को लेकर बात करें कि 7 पॉइंट में ऐसी कैसे हम रणनीति बनाएं कि 7 पॉइंट के माध्यम से आपकी राज्य व्यवस्था को एक कम समय में आप समाप्त कर पाए। जैसे नंबर 1, प्रस्तावना की बात। तो प्रस्तावना, सबसे पहले हम प्रस्तावना की ही बात करेंगे, क्योंकि प्रस्तावना, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रस्तावना से क्या आता है, कैसे आता है। लेकिन मेरे अपने अनुभव के माध्यम से और बहुत से एजुकेटर जो आपको अगर पढ़े होंगे तो आपने गाइडेंस भी सुना होगा कि प्रस्तावना से हर साल 1 या 2-3 क्वेश्चंस आते ही रहते हैं हर एक एग्जाम में। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए। लेकिन आज भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि प्रस्तावना में हम कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें कि वहाँ से क्वेश्चंस जो भी आए हम उसको सॉल्व कर पाएँ। तो इसलिए उसको लेकर परेशान नहीं होना, क्योंकि प्रस्तावना में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे कुछ इंक्लूड की गई हैं और कुछ क्या है, कुछ बातें हैं जिसको हम अलग अलग रूप से देखते हैं, क्यों हमारे लिए आवश्यक है। जैसे प्रस्तावना का मतलब आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान को अगर जानना है तो कम से कम पहले प्रस्तावना को जानना जरूरी है। क्योंकि अगर जिसने प्रस्तावना को समझ लिया, जिसने प्रस्तावना को जान लिया, तो समझ लीजिए कि भारतीय संविधान को जानना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो भी बातें भारतीय संविधान में लिखी गई हैं, वो लिखित है, वो सभी की सभी बातें शॉर्टेड आपका प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में उल्लिखित है। अतः प्रस्तावना को जानना मतलब भारतीय संविधान को समझ लेना है। अर्थात अगर आपने प्रस्तावना को जान लिया, समझ लिया, तो समझ लीजिए कि भारतीय संविधान पढ़ने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसका जानने के लिए हम इसके बारे में सबसे पहले रखेंगे नंबर 1 पॉइंट पे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या है, कैसे है, क्यों इंपॉर्टेंट और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे। तो नंबर 1 पे प्रस्तावना। दूसरे भाग में हम देखेंगे, दूसरे पार्ट में देखेंगे कि भाई भाग, चूँकि अभी हमने पहले बताया कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं छोटी परीक्षाओं में। खासकर मैंने देखा है कि छोटी परीक्षाओं में कहता है कि वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो इसको लेके परेशान नहीं होना है, क्योंकि भाई मूल संविधान में हम जानते हैं मूल संविधान में संशोधन नहीं होता। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो ये चीज़ सुना होगा, समझा होगा कि मूल संविधान में कभी संशोधन नहीं होते, बल्कि मूल संविधान के अतिरिक्त उसमें कुछ नया पुराना हो जाता है। नया नया जैसे जैसे हमारा एक नया नया समाज बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से कुछ ना कुछ संशोधन होते हैं। तो मूल संविधान में कोई संशोधन नहीं होता, बल्कि उसमें संशोधन हो जाता है जो मूल संविधान में दिया गया है। तो उसी बात को लेकर देखना है कि मूल संविधान में हमारे वास्तविकता तो 22 भाग ही हैं, लेकिन वर्तमान या करंट की बात करेंगे तो टोटल 25 भाग हैं। ठीक है, तो 25 भाग कैसे, 22 भाग कैसे, उन भाग के बारे में देखेंगे। और उनसे संबंधित जो हमने 395 अनुच्छेद देखा है जो मूल संविधान में है, वो 395 अनुच्छेद के जो इम्पोर्टेंट हैं उन सभी को देखेंगे। और साथ ही साथ जो 25 भाग की हम बात करें उसमें कौन से संशोधन हुए जिसके माध्यम से इनका भाग का संख्या भी बढ़ा है, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगली बात है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी भारतीय संविधान बनाया क्यों गया, क्यों आवश्यकता पड़ी भारतीय संविधान को बनाने की, उसके पीछे क्या मकसद था, क्या भारत के लोग मजबूर होकर भारतीय संविधान को बनाए हैं या उनके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। इन सभी बातों को जानने के लिए हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जरूरी है।
क्यों अंग्रेज आए और अंग्रेज लगभग 450 साल तक भारत में शासन किए, और भारत शासन करने के बाद उन्होंने कुछ प्रेशराइज किया कि भाई भारतीय संविधान में हम मतलब भारत से हम तो जा रहे हैं ठीक, लेकिन कम से कम भारत अपने लिए एक संविधान बनाए, ठीक है। तो उस भारत के संविधान में कौन कौन से नियमावली जोड़ी गई, उससे पहले जो जो अंग्रेजों का शासन हुआ अलग अलग समय में, वह अंग्रेजों ने अपने अपने इस प्रशासन में कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाई थी, उन सबको जानने के लिए हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जरूरी है, जो 1773 या 1600 ईस्वी से हम देखते रहते हैं 1947 तक, उन सभी के बारे में एक एक पॉइंट्स करके देखेंगे। अगली बात है राज्य व्यवस्था बनाने की स्थिति, अर्थात राज्य व्यवस्था, अर्थात मैंने कहा कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान जो बनाया गया है क्यों हमारे लिए आवश्यक है। जैसे कोई व्यक्ति है, जब तक उसको डराया नहीं जाएगा तब तक वो काम निडर होकर करता रहता है। तो हमारे भारतीय संविधान का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य करो तो कम से कम यह जान के करो कि विपरीत करोगे तो उसका उल्लंघन करने पर आपको कहीं न कहीं दंड मिलेगा। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए कुछ नियम कानून की भी बातें कही गई। तो इन्हीं स्थितियों को देखने के लिए हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था बनाया गया है। तो इनके बारे में हम लोग समझेंगे अलग से। फिर भाग 1 से लेकर भाग 22 तक जो अलग अलग पार्ट्स हैं कि प्रस्तावना, तो प्रस्तावना क्यों जरूरी हमारे लिए है। फिर भाग में राज्यों का गठन की बात करेंगे, तो राज्यों का गठन क्यों जरूरी है, नागरिकता क्यों आवश्यक है, नागरिकता क्या चीज़ है, मौलिक अधिकार क्या चीज़ है, टीपीएसपी राज्य के निषेध सिद्धांत क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, संसद क्या है, विधानसभा क्या है, विधानमंडल क्या है, इन जितनी भी बातें हैं, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, जितनी भी बातें जो अलग अलग भागों में दी गई हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है और वहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पर एक एक पार्ट्स में देखेंगे। अगली बात है कि भारत में बहुत सी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो असंवैधानिक है, यानी कुछ संस्थाएं संवैधानिक है, कुछ संस्थाएं के असंवैधानिक है। जैसे भी हमने कह दिया कि नीति आयोग की बात हो गई, ठीक है, योजना आयोग की बात हो गई, यूपीएससी हो गया। जो भी संस्थाएं हैं इसमें कौन सी संस्थाएं सरकारी हैं, कौन सी प्राइवेट हैं, अर्थात कुछ संवैधानिक है, कुछ असंवैधानिक है, इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे अलग अलग रूप से। यहाँ से भी क्वेश्चन बारम्बार आते रहते हैं। इसके अतिरिक्त लास्ट में हम देखेंगे कि भारत में अब तक जो संशोधन हुए हैं वो संशोधन कितने हुए हैं और कहाँ कहाँ संशोधन किए गए हैं, वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। इस तरह से ओवरऑल हम 7 पॉइंट्स में पूरे भारतीय संविधान को देख पाएंगे कि भारतीय संविधान में हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो बस बिलीव करिए और एक साथ इसके माध्यम से और जो भी हमारे पास मैटर होगा उस मैटर को लेकर हमें प्रस्तुत होंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।